हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग गुप्त साम्राज्य के रिमेनिंग एमसीक्यूज को कवर करेंगे और गुप्त साम्राज्य को कंप्लीटली द एंड कर देंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 कवर किए थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे और लगभग लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्लेवाप तथा द्रोणवाप इस दोनों का क्या अर्थ होता था। गुप्त काल में जो कुल्लेवाप और द्रोणवाप यूज किए जाते थे, इसका अर्थ क्या होता था, क्यों इसे यूज किए जाते थे। तो देखिए, कुल्लेवाप हो या फिर द्रोणवाप हो या फिर अधवाप हो, ये तीनों जो है भूमि माप की एक इकाई थी। कुल्लेवाप हो या फिर द्रोणवाप हो या फिर अधवाप हो, ये तीनों शब्द जो है गुप्त काल में भूमि की एक इकाई थी, भूमि को मापने की एक इकाई थी। कुल्लेवाप, द्रोणवाप और अधवाप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित यानी कि टैक्स रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों, इन दोनों को, मंदिरों और ब्राह्मणों को जो है जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। और ऐसी भूमि जो है सभी प्रकार के करों से मुक्त थी। किसे दिया जाता था? मंदिरों को और ब्राह्मणों को। इन्हें जो भूमि दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता था उस भूमि को। और ये भूमि जो है सभी प्रकार से टैक्स रहित थी, अर्थात कर मुक्त थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो प्राचीन भारत में जो है सिंचाई कर को जो है विदक भागम या फिर उदक भाग कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर जो होती थी, इरिगेशन टैक्स जो होती थी, उसे विदक भागम अथवा उदक भाग आप लोग कह सकते हैं। तो ये दो नाम थे सिंचाई कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो हम सभी जानते हैं कि तीसरी शताब्दी में वारंग लोहे के यंत्रों और उपकरण हेतु प्रसिद्ध था। लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु जो है तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल वैसे भी फेमस था लोहे के यंत्र और उपकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में ये जो नगर थे, जैसे कि घंटासाला, कदूरा तथा चौल, ये किस लिए विख्यात थे? तो हम सभी को पता है कि ये एक डॉकयार्ड था, अर्थात हम लोग बंदरगाह कह सकते हैं। तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये सभी। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। घंटासाला, कदूरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे, जहां से जो है विदेशी व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमान किस जातीय दल का था? तो हम सभी को पता है कि हुनों ने सबसे पहले स्कंदगुप्त के काल में आक्रमण किया था। जब हुनों का दूसरा आक्रमण हुआ था भारत पर, तो उसी के नेता थे तोरमान। हुनों का जब दूसरा आक्रमण हुआ था भारत पर, उसके नेता कौन थे? तो तोरमान उसी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त ने इसे पराजित किया था। उसके पश्चात जो है मालवा का नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। तो यहाँ पर नरसिंह गुप्त का जिक्र नहीं है, जो कि पहले मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किए थे। उसके पश्चात जो है यशोधर्मन द्वारा इसे पराजित किया गया था, मिहिर कुल को। तो यशोधर्मन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो सुंग युन थे, जो कि छठी शताब्दी में भारत दर्शन किए थे। और ये बौद्ध धर्म की प्रतियाएं को एकत्रित करने के लिए आए थे। चीनी तीर्थयात्री सुंग युन थे। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने तीन तीन वर्षों के लिए भारत आए थे। और उस 3 वर्षों के दौरान जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। किस धर्म की? तो बौद्ध धर्म की। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो सुंग युन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठी शताब्दी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सुंग युन हो जाएगा। और ये जो है भारत दर्शन किए थे बौद्ध धर्म की प्रतियां को एकत्रित करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि छठी शताब्दी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी और ये 3 वर्ष के लिए भारत आए थे। किस लिए आए थे? तो बौद्ध धर्म की प्रतियां को एकत्रित करने के लिए आए थे। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो 518 ईस्वी में भारत आए थे। तो 518 कौन होगा आपका राइट आंसर? 515 से 520 ईस्वी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि गुप्त साम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। तो हम सभी को पता है कि गुप्तवंशी शासक जो थे अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासक जो थे वो अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था। तो हम लोगों को पता है कि उनका प्रशासन जो है केंद्रित न होकर संघात्मक था। केंद्रित न होकर कैसी थी इसकी प्रशासन? तो संघात्मक थी। तो दो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत यहाँ पर दिया गया है, लेकिन केंद्रीकृत नहीं होकर वह संघात्मक थी। जैसे कि गुप्त राजा जो है वे अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। तो दो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो हम सभी को पता है कि गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा, 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम जिसे विष्टि कहा जाता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि इसे जो है राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता था। किसे? तो बलात् श्रम को। और जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था जो कि सभी को करना पड़ता था। तो ए स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहीं पे क्वेश्चन सही हो जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह प्रथा जो है मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। यहाँ पे अविद्वान दिया गया है इसलिए ऐसे ही ये रॉन्ग हो जाएगा। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, ये भी गलत है। साप्ताहिक का कहीं जिक्र ही नहीं था बलात् श्रम में। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जाता है कि शतरंज का खेल ओरिजिनेट अर्थात उद्भूत हुआ था कहाँ से? तो हम सभी को पता है भारत से हुआ था और महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चेस को जो है महाभारत में चतुरंग के नाम से जाना जाता था और इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो ये भी भारत से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम। तो यहीं से एक क्वेश्चन एराइज होता है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो शूद्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। शूद्रक द्वारा जो है मृच्छकटिकम का रचना किया गया था। और मृच्छकटिकम का विषय क्या था यहाँ पर ये जानना चाह रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा इसमें मृच्छकटिकम में उत्तीर्ण है। किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिकम का जब विषय वस्तु की बात की जाए तो इसमें एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में कपिल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। और हम लोगों को पता है कि महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य भी माना जाता है। तो कपिल आपका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सांख्य दर्शन कपिल द्वारा। कपिल का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन।
नेक्स्ट है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, तो कपिल के द्वारा। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करती है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्मा प्रभाव अथवा कारक। तो ये बिल्कुल सही है, सांख्य की ऐसी मान्यता थी कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई दूसरा कारक। तो टू आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो इज योर राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यूपीएससी का पैटर्न तो अभी यही बन गया है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता थे। तो हम सभी को पता है कि महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, तो कथन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, न कि किसी दैवी सत्ता द्वारा। तो हम सभी को पता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार जो है जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट्स है, तो दोनों पॉइंट्स आपका राइट हो जाएगा। तो कथन एक एवं कथन दो दोनों सही है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो हम सभी को पता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट है योग के आविष्कारक कौन थे। तो पतंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जो है ये आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, तो योग के आविष्कारक या फिर योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो जब हम योग के 8 अंग के बारे में बात करते हैं, तो उसमें यम आता है, नियम आता है, आसन आता है, प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, धारणा, ध्यान एवं समाधि का इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रत्याहार का भी है, धारणा का भी है, ध्यान का भी है। अनुस्मृति का वर्णन जो है अष्टांग योग में नहीं मिलता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुस्मृति। इसका जो है यह अष्टांग योग के अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे, अर्थात समसामयिक थे। तो पतंजलि के बारे में जब बात किया जाए, तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। तो देखिए समकालीन बोलिए या फिर कॉन्टेम्पोररी बोलिए, बात एक ही है। तो समकालीन का जब बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे कि आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये यात्री किसके काल में आए थे, ये यात्री किसके समकालीन थे, जब ये सभ्यताएं थी तो उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो समकालीन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें समकालीन उसके जानने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समकालीन का बात किया जा रहा है, तो सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय जिसे कि स्कूल कहा जाता है, उसके संस्थापक कौन थे। तो कई विचारक जो है उदयन को नव न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश को मानते हैं। तो उदयन और गंगेश में यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपका गंगेश और उदयन दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पर उत्तर बी और डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। और पुनर्जन्म के निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, भारत दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है, जब तक जीवित रहे सुखी से जीवित रहे, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। तो उसी का संस्कृत श्लोक यहाँ पे लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा? तो चार्वाक दर्शन के द्वारा। तो चार्वाको आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा ही ऐसा कथन कहा गया था, चार्वाक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो चार्वाक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्वाक दर्शन जो है वह केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं और अन्य प्रमाणों का वो निषेध करते हैं। तो इसलिए चार्वाक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चार्वाक इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो चार्वाक दर्शन के अनुसार जो है उन्होंने काम को परम पुरुषार्थ माना है। तो चार्वाक दर्शन के अनुसार जो है काम को परम पुरुषार्थ माना गया है। तो काम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो हम सभी को पता है कि इसे हम लोग लोकायत प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। चार्वाक दार्शनिक को जो है लोकायत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। तो जैसे कि योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, ये सब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर ये सारे एमसीक्यूज है कुछ कुछ, जो कि यहाँ पर इसका जिक्र मिलता है। न्याय दर्शन, योग दर्शन और जो भी है सारे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। योग दर्शन को किसने किया था? तो पतंजलि ने। तो ये सारे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के भी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हो गए हैं। तो हम लोग गुप्तोत्तर काल के प्रश्न करने से पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके एमसीक्यूज को करेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो गुप्तोत्तर काल में हम लोग विभिन्न दर्शनों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन हो गए। तो वो हम लोग गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे इसके एमसीक्यूज करेंगे। इसमें गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल का एमसीक्यूज मिक्स था। तो गुप्त काल के लगभग सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बचे हुए एमसीक्यूज को कंप्लीट कर देंगे। तो आज यहाँ तक, धन्यवाद।